नमस्कार दोस्तों, मैं आरएस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से योगेंद्र सिंह। हम लोग संविधान के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान किन किन दस्तावेजों से लिया गया है, किन किन दस्तावेजों से भारतीय संविधान में अनुच्छेद या कोई भी पार्ट है, कहाँ कहाँ से आया, स्रोत क्या है। हमारे भारतीय संविधान के स्रोतों को दो आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो आंतरिक स्रोत क्या है, जो कि पहले से हमारे हिंदुस्तान में थे। दूसरे बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जो कि लगभग लगभग एट इज ले लिया गया है। उसके बाद अगर बाह्य स्रोतों की बात करें तो विभिन्न देशों पे जहां पे संविधान पहले से थे, वहां से संविधान के कुछ कुछ उपबंध लिए गए हैं और इन सभी को मिला के हमारा संविधान तैयार किया गया है। में एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का कि क्या भारतीय संविधान उधार का बोरा है, इस पर चर्चा कीजिए या टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो है आंसर वो यहां से मिलेगा, जिसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, यूएसए से क्या लिया गया। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया। हाँ, तो ब्रिटेन से हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से उपबंध भारतीय संविधान में लिए गए। पहला लिया गया संसदीय व्यवस्था। ब्रिटेन को सामान्यतः जाना जाता है कि संसदीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाला देश, संसदीय व्यवस्था की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था मतलब सदन के कितने भाग होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इस तरह की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ, संसदीय व्यवस्था जिसको बोलते हैं, वो ब्रिटेन से ली गई है। आगे चल के इन्हीं सारी चीजों की संसदीय व्यवस्था क्या है और जो भी उपबंध इसमें लिखे हुए हैं उनकी डिटेल स्टडी की जाएगी आगे के लेक्चर में। यहाँ केवल इंट्रोड्यूस करवाना है कि ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया। तो पहले ली गई संसदीय व्यवस्था। दूसरे नंबर पर लिया गया मंत्रिमंडल का सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। जो मंत्रिमंडल है, अभी मंत्रिमंडल क्या होता है, उनका उत्तरदायित्व क्या होता है, सामूहिक और व्यक्तिगत, ये उत्तरदायित्व डिटेल में स्टडी की जाएंगी। उसे सामान्य जानकारी के लिए जो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता। राष्ट्रपति वैसे तो प्रधान होता है, राष्ट्रपति के नाम से जितने समझौते हैं, संधियां सब होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार काम करता है। जैसी सलाह मंत्रिमंडल देगा वैसी सलाह मान के राष्ट्रपति वो काम करेगा। तो राष्ट्रपति स्वयं से काम नहीं करता है, मंत्रिमंडल जैसा चाहता है वो काम राष्ट्रपति करता है। इसलिए प्रधान तो है लेकिन औपचारिक औपचारिक प्रधानता है राष्ट्रपति की। यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ही ली है। विधि निर्माण की प्रक्रिया। अगला, कानून कैसे बनाए जाते हैं, विधियों का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता है। जैसे सबसे पहले कोई विधेयक होता है तो पेश किया जाता है संसद में, फिर उस पर चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर उसको दोनों सदन पारित करते हैं, फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देता है, हस्ताक्षर करता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है विधि निर्माण की वो ब्रिटेन से ली गई। विधायिका के अध्यक्ष का पद, जैसे राज्यों में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, सेंटर पे देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के जो अध्यक्ष पद हैं उनका जो पद लिया गया है, तो विधायिका के अध्यक्ष का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, यह भी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पे एकल नागरिकता क्यों है, जबकि यहाँ पे क्या है, संघीय संविधान। संघीय संविधान का जो मुख्य लक्षणों में से एक है वो दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन यहाँ पे संघीय संविधान तो है लेकिन नागरिकता इकहरी है। इस पर चर्चा हो गई थी। अगले नंबर पे आता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन है और विधायिकी शक्तियों का विभाजन है। न्यायपालिका की शक्ति का विभाजन नहीं किया गया, वो जितनी लिखी गई है उतनी न्यायपालिका को दे दी गई है। आगे जो और एक चीज है तो इसमें एकल नौकरशाही। एकल नौकरशाही और दूसरा जो है विधायिका के सदस्यों के एकाधिकार एवं उन्मुक्तियां। कभी तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि जो विधायिका के सदस्य हैं, विधायिका सदस्य, ठीक है, विधायिका सदस्य मतलब संसद के सदस्य या राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य, उनको क्या क्या छूटें प्राप्त हैं, उन्मुक्तियां।
ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांसदों को या विधायिका के सदस्यों को अनुमतियां प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये जितनी हमने पॉइंट लिखे ये सभी ब्रिटिश संविधान की देन है, वहां से भारतीय संविधान में लिया गया है। अब आगे देखेंगे हम कि यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है। तो अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान के किन किन तत्वों को लिया गया है। तो पहले पे देखते हैं उद्देशिका का विचार। हमारे संविधान में जो उद्देशिका लिखी गई है, तो उद्देशिका लिखने का विचार यूएसए के संविधान की उद्देशिका को देख के ही लिया गया था। तो आगे देखेंगे कि उद्देशिका को उद्देशिका क्यों कहा जाता है, प्रस्तावना क्यों नहीं कहा जाता। दूसरा है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था की चर्चा हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। ये जो संघीय व्यवस्था है जिसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों होती हैं, आती हैं, ये व्यवस्था संघीय व्यवस्था अमेरिकी संविधान की देन है जो कि भारतीय संविधान में ली गई है। तीसरी है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यहां पे ये होगा कि ऐसी न्यायपालिका जो दोनों सरकारों से स्वतंत्र हो, सेंटर की गवर्नमेंट से भी स्वतंत्र हो और स्टेट की गवर्नमेंट से भी स्वतंत्र हो, मतलब उनके प्रभाव से स्वतंत्र हो। तो ऐसी न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। यह भी यूएसए संविधान की देन है। न्याय पुनरावलोकन, यह बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। किसका न्याय पुनरावलोकन? सरकार की जो विधायी शक्तियां हैं, सरकार अपनी विधायी शक्तियों का कहीं दुरुपयोग न कर दे, ऐसा कोई कानून न बना दे जो लोक कल्याण में न हो। ऐसे कानून को न्यायालय देखेगा कि ऐसा है भी कि नहीं, कहीं सरकार ने अपनी गलत शक्तियों का प्रयोग तो नहीं कर दिया, ये ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो जनता के लिए लाभकारी नहीं है। तो सरकार उस कानून को दोबारा देखेगी, इसलिए कहा गया पुनरावलोकन। पहले सरकार ने देखा, दोबारा न्यायालय देखता है और इसको लगेगा कि कानून सही नहीं है तो उसी अनुपात में कानून को समाप्त कर देगी। अगर थोड़ा सा कानून गड़बड़ लगता है तो थोड़ा कानून समाप्त कर देगी, पूरा लगेगा कि खराब है तो पूरा ही कैंसिल कर देगी। और अगर सरकार को लगता है कि कानून सही है तो उसे कानून दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कानून मृत प्राय समझा जाएगा, मृत प्राय, कि अब वो कानून है ही नहीं। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी फंडामेंटल राइट्स ने अपने अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक, वो सभी अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक वर्णित जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिकी संविधान की देन है जो कि हमारे संविधान में लिखे थे। अगला जो आता है उपराष्ट्रपति का पद। अमेरिका में आज भी राष्ट्रपति से ज्यादा सुरक्षा और सिक्योरिटी उपराष्ट्रपति की होती है। उपराष्ट्रपति को हमारे यहाँ भी ऐसी कोई शक्तियां नहीं है जो उपराष्ट्रपति को एंटरटेन करने के लिए दी गई हैं, इसलिए उसे राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का मतलब होता है राष्ट्रपति इन वेटिंग, प्रतीक्षारत राष्ट्रपति। अगर किसी कारणवश या संयोगवश राष्ट्रपति पद का पद अगर समय के पहले खाली हो गया, रिक्त हो गया कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए, तो उपराष्ट्रपति को पद इसलिए सृजित किया गया है क्योंकि सिद्धांत रूप में प्रधानमंत्री का पद और राष्ट्र के अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का पद सिद्धांत रूप में 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि खाली हो जाए पद, इसलिए इस पद की क्या की गई, रचना की गई। और आगे राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया, इन सब चीजों को आगे पढ़ना ही है बहुत डिटेल से। राष्ट्रपति को अगर उसके पद से मुक्त करना है तो उस पर महाअभियोग लगाना होगा और उसकी प्रक्रिया इस संविधान में दी गई थी। यूएसए के संविधान में वही प्रक्रिया हमारे संविधान में ले ली गई है कि कैसे कैसे वो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और उसको पद मुक्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति को। आगे जो है संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन व्यवस्था। सारे संविधान संशोधन में राज्यों की विधायिका का अनुमोदन नहीं मान्य होता है। कुछ ऐसे संविधान संशोधन होते हैं जिनमें राज्यों का भी मत लिया जाता है और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा उसका अनुमोदन करती हैं, तभी ऐसा संविधान संशोधन पारित माना जाता है। ओके, तो आगे इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। आयरलैंड के संविधान से 2 महत्वपूर्ण चीजें ली गई हैं, जिनमें से एक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दूसरा है राज्यसभा में कुछ सदस्यों का मनोनयन। ये राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का मनोनयन है वो साहित्य, समाज सेवा, कला, इन सब क्षेत्रों से मनोनयन होता है। ये 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की थी कि राज्यों के मत और सेंट्रल गवर्नमेंट के मत शक्तियों का विभाजन। तो इस शक्तियों के विभाजन का जो सिद्धांत है
वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्देशिका की भाषा ली गई है, जबकि उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया था? यूएसए के संविधान से। लेकिन भाषा किस तरह की इस्तेमाल होगी, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और समवर्ती सूची, इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची है उसका विचार कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान में संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। सोवियत संघ, आज का रूस, पहले का सोवियत संघ, वहां से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और जर्मनी से लिए गए हैं आपातकालीन उपबंध, जबकि फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन। तो इतने सारे पॉइंट अगर हम याद कर लेते हैं तो ये पीसीएस जो परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या बिहार की हो, उत्तराखंड की हो, उन सब में वन लाइनर क्वेश्चन इन सबसे पूछे गए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन। और अगर यूपीएससी की बात की जाए तो उसमें कॉन्सेप्ट के तौर पर इनकी डिटेल ही पूछ ली जाती है। तो इन सब चीजों का आप लोग जो है बड़ी गंभीरता पूर्वक इन सब चीजों को याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएंगी। थैंक यू। और इसी के साथ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ठीक लग रही हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।